जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। आज 1 नवंबर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्थापना दिवस है। 1 नवंबर सन 2000 से छत्तीसगढ़ प्रदेश बने आज 23 साल पूरे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शासकीय भवन होंगे रोशन। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया सभी विभागों को आदेश। 1 नवंबर यानी आज की रात सभी भवनों को रोशन किया जाएगा और इस व्यवस्था के लिए खर्च होने वाला बजट प्रशासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज 1 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 31 जनवरी तक की जा रही है। इसके अलावा आज से 28 फरवरी तक मक्का की भी खरीदी की जाएगी। आपको बता दें कि शुरू होने वाली इस धान खरीदी में सरकार किसानों के बायोमेट्रिक के जरिए धान खरीदने का निर्देश दिया था, तो वहीं पर्याप्त रूप से बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अब सामान्य टोकन के माध्यम से धान की खरीदी की जाएगी। आपको बता दें कि धान खरीदी के लिए करीब 3000 बायोमेट्रिक मशीन की जरूरत है। इनमें 2617 मशीन खरीदी केंद्रों में लगाई जाएगी, तो वहीं बाकी बचे हुए मशीन को आरक्षित रखा जाएगा। पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का लक्ष्य 90 दिनों तक रखा है। इस साल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में विपणन वर्ष साल 2023-24 धान खरीदी तथा कस्टम मिलिंग के नीति में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा अच्छी किस्म की धान और मक्का पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। केंद्रीय छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 38 करोड़ 35 लाख रुपए की नगद राशि जब्त की गई है, तो वहीं 10 करोड़ के ज्यादा की राशि के सामान जब्त किए जा चुके हैं। 90 लाख रुपए की शराब, 14 करोड़ रुपए के जेवर बरामद किए जा चुके हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के दौरान प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा अब तक 30,840 लीटर अवैध शराब जब्त किया जा चुका है, तो वहीं अब तक 184 किलो आभूषण जब्त किए गए हैं। तो वहीं चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड पर पुलिस इस महीने 1402 लोगों को जेल में डाला। आदतन अपराधियों पर ताबड़तोड़ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। बीते 10 महीने में 19,544 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, तो वहीं आचार संहिता के दौरान अक्टूबर महीने में 1402 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जहाँ 275 लोगों पर 109 CRPC, 3276 के ऊपर 151 धारा लगाई गई है, तो वहीं 15,664 लोगों के ऊपर धारा 107/16 के तहत कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बस्तर में होने वाले चुनाव हेतु प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 नवंबर यानी आज महासमुंद और सुकमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले वे आज 12:30 बजे सुकमा पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3:30 बजे खड़गे महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख घोषणाओं को जनता के सामने रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2 नवंबर को घोषणा पत्र जारी कर सकती है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल और भाजपा के दिग्गज नेता के द्वारा घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। संभवतः 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांकेर जिले के जनसभा को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र किसानों और युवाओं पर केंद्रित हो सकता है। तो वहीं एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को दुर्ग संभाग में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए 14 नवंबर को एक बार फिर प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां वे राजधानी रायपुर में रोड शो करेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के एक विधायक ने घर वापसी की है। यहाँ कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगाते हुए सामरी के विधायक चिंतामणि महाराज भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के नेतृत्व में प्रवेश किया। संत गहिरा गुरु के वंशज चिंतामणि महाराज को माला पहनाकर भाजपा में घर वापसी कराया गया। दरअसल सामरी विधानसभा सीट से चिंतामणि महाराज को कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया, इस चलते वे नाराज हो गए और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो वहीं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ प्रदेश में करेंगे धुआंधार प्रचार प्रसार। भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 7 नवंबर को विश्रामपुर और सूरजपुर में जनसभा का संबोधित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह सारंगगढ़, पलारी और आरंग में आम सभा को संबोधित करेंगे।
तो वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक बार फिर साड़ियों से भरा जब्त ट्रक को जब्त किया है। यहाँ कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में साड़ी जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपए बताई जा रही है। बीती रात जांच के दौरान एक ट्रक को रोका। जब पुलिस पीछे जाकर देखा तो पाया साड़ी से पूरी गाड़ी भरी हुई थी। जहाँ पुलिस को ट्रक में 9000 साड़ियाँ मिली और इस सामान के बारे में ड्राइवर और हेल्पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल पुलिस ने 102 धारा के तहत साड़ी और गाड़ी दोनों को जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ में चुनावी दीवानगी का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। युवक ने बाल कटवाकर सर में उकेरा भाजपा प्रत्याशी का नाम, साथ ही बीजेपी और कमल फूल के निशान चिन्ह। यहाँ राजिम विधानसभा क्षेत्र के फिंगेश्वर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए कार्यकर्ताओं में दीवानगी देखते ही बन रही है। ऐसे में राजिम में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला जो चर्चा का विषय बन चुका है। जी हाँ, ग्राम बासिन का एक युवक अपने सर के बाल कटवा कर एक तरफ बीजेपी तो एक तरफ भाजपा प्रत्याशी का नाम रोहित लिखवाया है। तो वहीं पीछे की तरफ भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल उकेरा है। उसके सर से लेकर शरीर तक, दिल से लेकर दल तक भाजपा मौजूद है और ऐसे ही भाजपा प्रत्याशी का चुनाव भी कर रहा है। वोटर्स ध्यान दें, वोट डालने के लिए अपना मतदान केंद्र और उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त मोबाइल एप्लीकेशन से करें। चुनाव के दौरान मतदान करने वाले मतदाता का केंद्र का नाम, उसके वोटर आईडी किस भाग अथवा संख्या क्रमांक पर है, ऐसी सभी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। मतदाताओं को सुविधा और सरल युक्त बनाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप का शुरुआत किया गया है। इस विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ और मतदान सूची के सरल क्रमांक का भी पता लगा सकते हैं। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में लाइमस्टोन ब्लॉक का 200% की अधिक बोली लगाई गई। छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के द्वारा जिला बलौदाबाजार के देवरी एवं सलोनी तथा जिला बेमेतरा दुर्ग स्थित करेली चंदी लाइमस्टोन ब्लॉक में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से पिछले बार की तुलना में 200% अधिक बोली लगाई गई। इसके कारण चूना पत्थर बेच के राज्य सरकार 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। चूना पत्थर ब्लॉक के नीलामी के पश्चात लाइसेंस भी जारी कर दिया गया। जी हाँ, मेघालय की मेमर्स स्टार सीमेंट की कंपनी के द्वारा रॉयल्टी के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में खनिज अधिनियम के उपरांत छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के द्वारा अब तक इस प्रकार के चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, स्वर्ण धातु, ग्रेफाइट, निकिल, क्रोमियम और पीईजी समेत कुल 33 खनिज ब्लॉकों का सफलतापूर्वक आवंटन किया जा चुका है। इनसे आने वाले रॉयल्टी के रूप में तथा डीएमएफ, पर्यावरण अधोसंरचना उपकार अतिरिक्त 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए की राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में 1.47 अरब का बिजली बिल है बकाया। बस्तर संभाग में नोटिस के बाद भी नहीं कर रहे हैं लोग भुगतान। संभाग के 7 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के पास 147 करोड़ रुपए बकाया है। वैसे सबसे अधिक 85 करोड़ रुपए शासकीय विभाग का बकाया शामिल है। शासकीय विभाग नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया भुगतान करने के लिए रुचि नहीं दिखा रही। जानकारी के लिए बता दें कि विद्युत कंपनी हर साल मार्च के अंत तक बिजली बिल बकाया राशि 100% वसूलने का अभियान चलाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग बकाया नहीं वसूल पाई। राज्य सरकार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस संबंध में खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव के देवकट्टा और संबलपुर में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। महासमुंद जिले के बोडरा बांधा आम गाँव में, वही मुंगेली जिले के औरा बांधा, बलरामपुर जिले के डूमनपान तथा कोंडागांव जिले के बड़े उड़गांव में धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। कोंडागांव के ग्राम नवा गांव में, तो वहीं कांकेर के बड़ापाल और कोयली बेरा में खोला जाएगा। तो वहीं रायगढ़ के बटरा कछार में तथा सरगुजा के बोंदा मंगारी और सीतापुर बेलजोरा में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल 25 नए धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदे जाएंगे। इसके लिए अंतिम पंजीयन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर तक होगी। किसानों द्वारा धान बेचने के बाद बैंक लिंकिंग के माध्यम से खाते में किसानों के पैसे पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। अप्रैल मई 2023 तिमाही के लिए 15वीं किस्त 27 नवंबर 2023 तक आने की संभावनाएं हैं। यदि किसी किसान को राशि नहीं मिलती है तो उसे प्रधानमंत्री किसान.gov.in के वेबसाइट पर पीएम किसान लाभार्थी सूची 2023 की जाँच करनी होगी। यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को प्रत्येक तिमाही में 2000 रुपये और सालाना
6,000 रुपए दिया जाता है। कई किसानों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है। बता दें कि 11 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री जो अब 27 नवंबर तक मिलने वाली है, किसान की 15वीं किस्त तिथि 2023 घोषणा का इंतजार था। ऐसे में सभी जिले के कलेक्टरों के द्वारा सभी डीजल और पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल के रिजर्व स्टॉक को छोड़कर भंडारण रखने के लिए कहा गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर स्पीड एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिले के प्रत्येक पेट्रोल पंप में 2000 लीटर डीजल तो वहीं 1500 लीटर पेट्रोल का भंडारण रखना होगा अनिवार्य। इस संबंध में सभी जिले के पेट्रोल पंप के संचालकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के पेट्रोल पंप में अतिरिक्त रिजर्व स्टॉक रखने के लिए दिया गया है आदेश। प्रदेश के सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिनके खाते में पैसे नहीं है वे भी अब 10,000 रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। जी हां, गरीबों के हित में कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। जी हां, जन धन खाता खोलने वाले लोगों को अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है। इसके तहत अकाउंट होल्डर को शर्तों के साथ 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। अहम बात यह है कि अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह ओवरड्राफ्ट बीमा कंपनियों की एक ऐसी तकनीक है जिसमें खाता धारक के खाते में पैसे नहीं होने के बाद भी वह 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक निकाल सकता है। प्रदेश के कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। गोवर्धन पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश तो वहीं भाई दूज के दिन स्थानीय अवकाश घोषित। शासन की ओर से 2 अवकाशों की सौगात दी गई है। विभाग की ओर से 13 नवंबर को मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा को सार्वजनिक अवकाश तो वहीं 15 नवंबर को मनाए जाने वाले भाई दूज को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह सुविधा रायपुर शहर स्थित शासकीय कार्यालय एवं संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी। तो वहीं राज्य शासन के द्वारा दीपावली की छुट्टी 11 नवंबर से 16 नवंबर के बीच घोषित किया गया है।